आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे, जहां पे हम क्लास 9 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने रशियन रेवोल्यूशन का एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया था, और उससे पहले हमने सोशलिज्म क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन किया था, प्लस आपको क्या वो फेवरेबल कंडीशन रही थी जिसकी वजह से यूरोप में सोशलिज्म फ्लरिश हुआ, पॉपुलर हुआ, वहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और यूरोप में सोशलिज्म अपनी पैर जमा सका। तो आज के टॉपिक में रशियन रिवॉल्यूशन का जो बिगनिंग है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी रिवॉल्यूशन जो है वो कई बैकग्राउंड्स के बीच उसका शुरुआत होता है। उससे मतलब अचानक से कोई रिवॉल्यूशन शुरू नहीं होता है, उसके पीछे कई ऐसे बैकग्राउंड होते हैं, कई ऐसे कॉजेज होते हैं, और वो कॉजेज एक कल्मिनेशन पे जब जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें जो स्पार्क होता है उसकी वजह से रिवॉल्यूशन होता है। तो रशियन रिवॉल्यूशन भी इसी का एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको रशियन रिवॉल्यूशन का जो सोशल इकोनॉमिक कॉज है कि रिवॉल्यूशन से पहले एग्जैक्टली क्या कंडीशन थी रशिया की सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, उसके बारे में आपको सही जानकारी मिल सके, जिसके बेसिस पे आप आगे के चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन जो ये हमारा मेन टॉपिक है, इसका एक टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मींस इस सब टॉपिक में या इस आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि 1917 में फरवरी में अक्टूबर में 2 रिवॉल्यूशन होते हैं। इन रिवॉल्यूशन को ही की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आता है, इसी को हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन है इसके ठीक पहले रशिया की इकोनॉमिक एंड सोसाइटी कैसी थी इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मींस 1900 जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद क्या कंडीशन है रशिया की वो देखिए। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, मतलब रशिया की जो पॉपुलेशन है उसकी जो मेजॉरिटी है वो उस पॉपुलेशन में कौन से लोग हैं? एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, किसान, खेती करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कब? 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में 85% पॉपुलेशन ऑफ रशियन एम्पायर अर्न्ड थ्रू एग्रीकल्चर। मतलब सिर्फ रशिया, जो पूर्व रशिया आज को दिखाई देता है वो रशिया नहीं। 1914 में पीछे के वीडियो में हमने बताया था रशियन एम्पायर का एक्सपेंशन कहाँ था, तो वो जो पूरा एम्पायर था उस एम्पायर में क्या था? 85% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब जो उनके अर्निंग के सोर्सेज थे, पैसे कमाने के जो सोर्सेज थे, 85% रशियन एम्पायर जो पूरा एम्पायर था उस पूरे एम्पायर में जो पॉपुलेशन थी 85% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड थी? खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। मतलब जितने बाकी के अलग यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो रशिया का जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ये यहाँ पे ज्यादा है। इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40 to 50%। जर्मनी और फ्रांस में ये पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा था? मतलब यहाँ पे सिर्फ 40 to 50% लोग थे एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट, और रशियन एम्पायर में 85% लोग डिपेंडेंट थे। तो इससे क्या होगा कि जैसे देखिए गांव और शहर की कंपेरिजन करें तो गांव में लोग खेती पे ज्यादा डिपेंडेंट है, शहरों में लोग जॉब्स है, अपने छोटे मोटे बिजनेस है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है? प्रोडक्शन
ग्रेन्स का प्रोडक्शन गांव में होता है और शहरों की तरफ उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका बिजनेस, उसका ट्रेड होता है। अब यहाँ पे भी देखिए कि वो चीजें अप्लाई करें तो 85% रशियन एम्पायर में जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी जो अगर हम दो ही कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं तो 40-50% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट। मतलब क्या है कि यूरोप में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है कंपेरिजन करें इससे अगर रशियन एम्पायर, तो क्या होगा, यहाँ पे भी नीड होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। जब यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की नीड होगी तो वो नीड कौन पूरा करेगा, यहाँ से पूरा होगा। मतलब यहाँ पे 85% लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, सरप्लस होगा। मतलब उनकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। जब उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो कहाँ देखेंगे, बाजार की तरफ देखेंगे। और वो बाजार कौन सा है, यूरोप, फ्रांस है, जर्मनी है, अदर यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे सिचुएशन जो सर्कमस्टांसेस भी है वो एकदम अनुकूल है, ठीक है। यहाँ पे 40-50% लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर पे, यहाँ पे 85% लोग इंगेज हैं। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को बेच देंगे अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये चीजें होनी थी, मतलब एक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूरोप में रशिया। इन एम्पायर कल्टिवेटेड प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर ओन नीड्स। मतलब क्या है कि पूरे एम्पायर में, पूरे रशियन एम्पायर में जो कल्टिवेटर्स थे, जो किसान थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो अपनी जरूरतों के लिए तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं ग्रेन्स को, अपनी जरूरतों के साथ मार्केट ओरिएंटेड भी प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब बाजार में बेचना है, ट्रेड करना है उसका, इसके लिए भी प्रोडक्शन हो रहा है। एंड रशिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, ठीक है। ऑब्वियसली होगा, जहाँ की 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो एक्सपोर्ट तो करेगा, ठीक है। तो रशिया के लोग, रशिया तो मेजर एक्सपोर्टर है ग्रेन का। अब इसका क्या इंपैक्ट और क्या रिलेशनशिप है रशियन रेवोल्यूशन से, इसके बारे में हम देखते हैं अगले पॉइंट में। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ हम अगर अगले पॉइंट की बात करें, अभी हमने एग्रीकल्चरल सिनेरियो देखा। अब अगर हम इंडस्ट्रियल सिचुएशन देखते हैं यूरोप की, तो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर एट सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मतलब छोटे छोटे एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे थे। पर्टिकुलर एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, उस एरिया में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेटअप किया, दूसरे एरिया में सेटअप किया। तो जो मेजर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे रशिया में 20th सेंचुरी बिगिनिंग में, वो थे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक much of the production, but large factories existed alongside craft works। ये देखिए, ये बड़ा अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कि रेवोल्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्रिएट करता है। छोटे छोटे क्राफ्ट में होते क्या है, ये पहले समझ लीजिए स्टूडेंट्स, सॉरी दिस क्राफ्ट में क्या होते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्किल पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं क्राफ्ट्समैन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आयरन स्मिथ, लोहार, तो लोहे के इक्विपमेंट्स बनाता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार है, तो वो एक अलग तरीके का क्राफ्ट्समैन है। इसी तरीके से जो पर्टिकुलर एक स्किल पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्राफ्ट्समैन कहते हैं। तो छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन होते थे। और ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज चल रहा है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो पहले से, जैसे मान लीजिए कपड़े बुनने वाले लोग, उनके आसपास कोई बहुत बड़ी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री लगा दी, तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि वो जो मैनुअली काम कर रहा था क्राफ्ट में, ठीक है, उसका बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बगल में ही मशीन से रैपिड प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है, तो वो कभी अपना
जो बिजनेस है उसके साथ compete नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या होगा, उसका वर्क अफेक्ट होगा, उसका बिजनेस अफेक्ट होगा, उसके सब्सिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब सब्सिस्टेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब किसी का भी सब्सिस्टेंस डेंजर सिचुएशन में होता है, उस समय वो रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो क्राफ्ट्समैन की सिचुएशन थी, ये थी मेनी फैक्ट्रीज सेटअप इन 1890s when Russia's railway network was extended। ठीक है, तो 1890s मतलब 19th सेंचुरी के एंड में क्या सिचुएशन है रशिया की कि फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं, फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां स्टार्ट हो चुका है। अब क्या है, रशिया रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। क्यों रशिया का रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ? क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री से आप गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट तक ले जाने के लिए क्या चाहिए आपको? रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे सुटेबल ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑनलाइन, दैट इज रेलवे नेटवर्क। तो ये नीड थी रशिया की और इस वजह से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। उसके साथ ही जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उधर शुरू हो चुका था यूरोप में और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो सिचुएशन जो थी उसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने आप अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया रशिया में और दूसरे देशों के जो कंपनियां थी वो यूरोप से या अलग अलग कॉन्टिनेंट से आके रशिया में इन्वेस्टमेंट करके नए नए फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि देखिए उस समय जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो था कोल। ठीक है, तो कोल की डिमांड बढ़ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से। अब ये कोल का जो प्रोडक्शन था डबल हो गया। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं तो इंडस्ट्रीज को मेंटेन करने के लिए, इंडस्ट्रीज को और नए नए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी? आयरन स्टील की जरूरत होगी। ठीक है, आयरन स्टील रहेगा जिससे कि आप हेवी जो इंडस्ट्रीज है उनको सेटअप कर सकते हैं। तो जो स्टील प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ गया इसी समय। बाय 1900 some areas factories workers and craftsmen were almost equal in numbers। अब क्या हो गया, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो ये क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो पहले से मैनुअली काम करने वाले लोग थे और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, इनकी संख्या लगभग बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि किस कदर से, किस तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसका इम्पैक्ट कैसे पहले से चले आ रहे क्राफ्ट्स पे पड़ता है, इसकी सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अब अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि ये जो सारे सर्कमस्टांसेस है इसका क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमी और सोसाइटी तौर पर है, इसका क्या रिलेशनशिप है रशियन रेवोल्यूशन के साथ। ठीक है, वो चीजें देखते हैं अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट में चलते हैं हम लोग। मोस्ट इंडस्ट्रीज वेयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थे उसके ओनर जो थे इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। देन टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी इनिशियली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने के लिए या वर्कर्स की जो वेजेस हैं उनको देखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सुपरवाइजर अपॉइंट किए जाते थे, जो कि मतलब इंश्योर करते थे कि वर्कर्स के कम से कम ये जो वेजेस हैं और ये सही मिले और उनका जो वर्किंग आवर्स है वो लिमिटेड। But factories inspectors were unable to prevent the rules being broken। इसको लेकर गवर्नमेंट ने छोटे बड़े रूल्स भी बनाए थे, लेकिन जो फैक्ट्री ओनर थे वो ही कैपेबल नहीं थे। ठीक है, इंडस्ट्री में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, मालिक ने कुछ पैसे पकड़ा दिए और फिर रूल वहां पे ब्रेक हो गया। तो
ये जो सरकारी फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते थे वो उनके अंदर मतलब ऑनेस्टी थी नहीं, इस वजह से क्या होता था फ्रीक्वेंटली रूल ब्रेक किए जाते थे और वर्कर्स की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा कि ये सारे कंडीशन धीरे धीरे एक रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। In craft units and small workshops, working day was sometimes 15 hours while 10 to 12 hours in factories. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग थे, जो क्राफ्ट वर्कशॉप थे, वहां पे काम के घंटे 15 घंटे तक उनको काम करना पड़ता था, लेकिन जो नई फैक्ट्री सेटअप हो रही थी वहां पे 10-12 घंटे काम करना पड़ता था। ये भी अगर आज के टाइम से हम कंपेरिजन करें तो बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स है। ठीक है, आज आइडियल जो वर्किंग आवर्स माना जाता है वो 8 आवर्स का माना जाता है। उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको ओवर टाइम वेजेस मिलते हैं। एकोमोडेशन फॉर वर्कर्स वैरी फ्रॉम रूम टू डॉर्मेटरीज। अब जो लिविंग कंडीशन थी, जो वर्कर्स बाहर से काम करने आते थे उनको लिए रहने की क्या व्यवस्था की गई थी? छोटे छोटे रूम्स होते थे जिसमें 2 या 4 वर्कर्स रहते थे, या फिर डॉर्मेटरीज होती थी जिसमें 20, 25, 50, 100 वर्कर्स एक साथ रह सकते थे। उस डॉर्मेटरीज में सबके बेड लगे होते थे। ठीक है, ये कंडीशन थी वर्कर्स की। अब अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अब यहाँ अगले पॉइंट में वर्कर्स जो अपने आप में एक बड़ा सोशल ग्रुप है, उनके आपस के बीच का रिलेशनशिप कैसा है उसको देखते हैं। वर्कर्स आर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। ठीक है, सम हैव स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद विलेजेस फ्रॉम व्हिच दे केम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज परमानेंटली। ठीक है, तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं नए नए, तो क्या हो रहा है कि गांव से दूर दराज के एरिया से वर्कर्स काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन शहरों में फैक्ट्रियों में जब काम करने आ रहे हैं तो उन्होंने अपने गांव से कनेक्शन को कट नहीं होने दिया। ठीक है, और गांव से लिंक बना के अभी भी रखा हुआ है। कुछ जो है उन्होंने गांव को छोड़ ही दिया, परमानेंटली शहरों में शिफ्ट हो गए और वहीं पे फैक्ट्री के आसपास अपना कोई जगह बना लिया और वहां पे रहने लगे। तो इस तरीके से एक डेवलपमेंट हो रहा है वर्कर्स के बीच। दूसरी चीज है डिवीजन अमंग वर्कर्स ऑन स्किल्स। ठीक है, मतलब स्किल के ऊपर भी वर्कर्स के बीच डिवीजन था। जो अपने आप को कुशल महसूस करते थे कि हम अब काम सीख गए हैं पूरी तरीके से, वो नीचे वाले वर्कर्स को सही नजरिए से देखते नहीं थे, या जो छोटे वर्कर्स थे वो अपने से एक्सपीरियंस जो वर्कर थे उनसे मतलब बात करने में या उनसे रिलेशनशिप बनाने में भी उनके अंदर एजुकेशन थी। देन मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। ठीक है, तो देखिए एक तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता ही है कि ऊपर के लोग मतलब सोसाइटी में अपर क्लास के लोग नीचे क्लास के लोगों को या उसके नीचे क्लास के लोगों को अपने क्लास के नीचे के लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे रिलेशनशिप बनाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये जो वर्कर्स हैं इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री में काम करता है, मेटल फैक्ट्री में काम करता है, कोई छोटी फैक्ट्री में काम करता है, तो चाहे वो उसके गांव का ही हो, उसको मतलब एकदम इंफीरियर समझता है, उसको कुछ समझता ही नहीं कि ये भी इसका कोई स्टेटस है। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप वर्कर्स के बीच अपने आप में women comprise 31% factory labor force but paid less than almost half or 1/4 of the main wages। ठीक है, तो पूरे रसिया में जो रशियन वर्कर्स थे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, तो उस पूरे लेबर फोर्स का 31% कंट्रीब्यूशन विमेन की तरफ से। ठीक है, 31% जो कंट्रीब्यूशन था वो विमेन का था। लेकिन अगर पेमेंट की बात करें और कंपैरिजन करें मेन से, ठीक है, तो एक ही काम को अगर एक
मेल कर रहा है और एक फीमेल कर रही है, तो उसको मान लीजिए 100 रुपये मिलता है, तो उसी काम को करने के लिए विमेन को या तो 50 रुपीज मिल रहा है या फिर 25 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, तो एक ये डिस्क्रिमिनेशन है और इसके लिए मतलब कोई इनिशिएटिव, प्रॉपर इनिशिएटिव जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। डिवीजन अमंग वर्कर्स ऑन ड्रेसिंग सेंस वाज आल्सो विजिबल। ठीक है, पहनावे के ऊपर भी वर्कर्स के बीच डिवीजन हमें दिखाई देता है। तो ये सब सारे सिचुएशन जो दिख रही हैं आपको, मतलब कुछ समय के लिए चले तो ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस सालों साल चलता रहा तो जो नीचे के लोग हैं उनका एक जो एंग्विशनेस है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक कल्मिनेशन पे जाएगा और हर किसी के बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो विस्फोट हो जाता है। तो यही जो सिचुएशन, सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, इसका एक कल्मिनेशन आएगा 1970 में ये सारे सिचुएशन का, और उसके बाद हमें एक स्पार्क देखने को मिलेगा जिसकी वजह से रेवोल्यूशन होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो वर्कर्स के बीच ये डिवीजन तो था, लेकिन इस डिवीजन के साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। तो वर्कर्स के बीच जो आपस में एक डिवीजन दिखता है उनके स्टेटस को लेकर के, ये डिवीजन अपनी जगह था, लेकिन जब वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात आती है और उनके वर्किंग कंडीशंस की बात आती है, उनके वेजेस की बात आती है, या उनके एम्प्लॉयर्स के साथ रिलेशनशिप की बात आती है, उसमें कहीं गड़बड़ी नजर आती है, तो सारे वर्कर्स एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और स्ट्राइक पे चले जाते हैं, काम बंद कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एक मतलब रिलेशनशिप वर्कर्स के बीच में देखने को मिलती है। अब क्या होता है, ये जो स्ट्राइक था यूनिटी की वजह से, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 टू 97, 1896 से 97 के बीच ये जो यूनिटी है, इसके एग्जांपल्स हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। रशिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं 1896-97 के बीच अपने मालिक से रिलेशनशिप को लेकर के, अपने वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, अपने वेजेस को लेकर के, अपने वर्किंग आवर्स को लेकर के फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक्स पे जाते हैं। इसी तरीके की सिचुएशन आपको मेटल इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलती है। कब? 1902 में। यहाँ पे कब हो रहा है? 1896-97 में, और यहाँ पे 1902 में। 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और मेटल इंडस्ट्री में 1902 के आसपास हमें फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक्स देखने को मिलते हैं। इन द कंट्री साइड द पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। यहाँ पे ये समझ लीजिए, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को जब क्लास में पूछते हैं कंट्री साइड का क्या मतलब होता है, वो बताते हैं किसी देश के बगल में। ठीक है, कंट्री मतलब कंट्री के रूप में, देश साइड का मतलब किसी देश के बगल में। हर जो आपको एक और सजेशन दे दूं कि जब भी आप पढ़ते हैं बुक्स को ओपन माइंड के साथ पढ़िए, हाइलाइटर रखिए या पेंसिल रखिए, और जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं ना उनको सर्किल कीजिए। सर्किल करके उसका मीनिंग ढूंढिए डिक्शनरी से। डिजिटल डिक्शनरी भी बहुत अवेलेबल है, तो वहां से सर्च कीजिए और सर्च करके जो आपके बुक के पेजेस हैं उन पेजेस पे ही उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप आगे पढ़े बैठ के तो वो वर्ड्स आपको दिखाई दे और उनके मीनिंग को एग्जैक्टली आप समझ पाए। कई बार क्या होता है कि हम वर्ड की मीनिंग को कुछ और समझते हैं और एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होता है, जैसे कि ये है कंट्री साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि कंट्री साइड इन द कंट्री साइड द पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, ज्यादातर जमीनों के ऊपर खेती कौन कर रहा है? पीजेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके ओनर कौन है? नोबिलिटी, द क्राउन, द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नोबिलिटी के लोग, जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो, या जो क्राउन राज परिवार के लोग हैं वो, या ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास ज्यादातर जमीनें हैं। पीजेंट्स जो है इनके अंदर भी एक सोशल डिवीजन है, जैसा कि वर्कर्स के बीच सोशल डिवीजन था, इसी तरीके का डिवीजन पीजेंट्स के बीच भी है। ठीक है, पीजेंट्स भी आपस में डिवाइडेड है।
अब इन्हीं पॉइंट को हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है उसको एलाबोरेट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पिग्स एंड नोबिलिटी इसके आपके बीच में जो रिलेशनशिप है इसकी बात करें तो एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस द पिजन्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, मतलब जो ये पिजन्स थे, किसान थे, उनका नोबिलिटी के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। दूसरा, नोबल्स गॉट पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, मतलब ये जो नोबल्स हुआ करते थे, अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनका लोकल लेवल पे कोई पॉपुलैरिटी नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोगों के साथ उन्होंने अच्छे रिलेशनशिप बना करके और अपनी पावर पोजीशन को गेन किया है, वो जार की चापलूसी करके अपने पावर पोजीशन को पाया था। अगर हम इसी रिलेशनशिप का फ्रांस में पीजेंट्स और नोबिलिटी के बीच रिलेशनशिप से कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि फ्रांस में पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फाउट फॉर देम, फ्रांस में पीजेंट्स नोबिलिटी के लिए लड़ते थे, उनसे अच्छा रिलेशनशिप था। The Russian peasants frequently refused to pay rent and murdered landlord, ठीक है। रशियन पीजेंट्स से उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेंट देने से मना करना शुरू कर दिया, अपने लैंडलॉर्ड्स को मर्डर कर देते थे। ये ऑपरेशन 1902 तक हमें साउथ रशिया में देखने को मिलती है और 1905 आते आते ये पूरे रशिया में इस तरीके की घटनाएं घटने लगी। रशियन पुट किया लाइफ इकोनॉमिकली कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो रशियन क्या करते थे, अपने लैंड को पूल किया करते थे, मतलब एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें कि अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके फैमिली की साइज अलग अलग है, उसके हिसाब से कम्यून या मीर क्या करता था, जो ये लैंड डिवाइड करता था उसको कम्यून या मीर कहते थे। तो ये पीरियडिकली लैंड को डिवाइड करता था, ठीक है। तो ये हमारा एक सोशल और इकोनॉमिक सोसाइटी जो थी रशिया की, उसकी सिचुएशन थी रशिया रेवोल्यूशन से ठीक पहले। अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर में हम एक नया टॉपिक किसी चैप्टर का लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।